ओके सर। तो जो कलोनियन एरा है, ये वाला जो चैप्टर है जो तुम लोग का सीबीएसई में क्लास 8 में आया है, आई एम वेरी ग्लैड कि ये चैप्टर तुम लोग का इंक्लूड किया है, द कलोनियन एरा इन इंडिया। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि चैप्टर काफी बड़ा है, तो बच्चों लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर को पढ़ने में और इसको कैसे रिमेम्बर करना है। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये चैप्टर को तुम लोग को सिलेबस में ऐड किया है। ओके, तो मैंने इसका एक कोड बनाया है, ठीक है, द कॉलोनियल एरा का एक कोड है। अगर आप इस कोड से देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस चैप्टर में हमको करना क्या है, ठीक है। तो मैंने कोड बनाया THE, द जो है ना, द से कोड है, ठीक है, द कलोनियल एज, ये सारा एक्रोनियम से इससे कोड है। तो टी से क्या है? ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स विथ यूरोप। सबसे पहले हम लोग का यूरोप से कैसे कॉन्टैक्ट हुआ, क्यों कॉन्टैक्ट हुआ, ठीक है। कलोनियल का मतलब क्या होता है, ये हम लोग को फर्स्ट में पढ़ना है। फिर एच, हम्म। हिस्टोरिक अराइवल ऑफ वास्को वास्को डिगामा 1498, ठीक है। तो 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आए। और मुझे ये बोलने में बड़ा गुस्सा आता है कि जब हम लोग के आईसीएसई में या किसी सिलेबस में हम लोग को पढ़ाते हैं द ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ यूरोप्स, ठीक है, इनको ग्रेट एक्सप्लोरर बोला जाता है। इनको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, इनको बताया जाता है कि ये लोग बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे, ये लोग इंडिया का, इन्होंने इंडिया को एक्चुअली डिस्कवर किया। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, ये लोग कोई एक्सप्लोरर तो थे, इसमें कोई बात नहीं है, पर इनका जो मेन इंटेंशन था वो अच्छा नहीं था। इनका इंटेंशन ये हाँ। था कि नई टेरिटरी को ढूंढो और उनको एक्सप्लॉइट करो, उनको लूटो। वास्को डिगामा भी ने वही किया, वो इंडिया में आए, पहले इंडिया से मिले, ठीक है, और उन्होंने जब इंडिया में देखा कि इंडिया के लोग इतनी जल्दी उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं या उनको वो नहीं दे रहे हैं जो वो चाहते थे, तो फिर 4 साल के बाद उन्होंने इंडिया पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो इन लोग का इंटेंशन बहुत ही क्लियर था कि हमको जहां पर भी जाना, अगर इंडिया छोड़ो, ये लोग जहां पर भी गए पूरे वर्ल्ड में इन्होंने जो भी नया लैंड ढूंढा उस लैंड को इन्होंने लूटा। तो अगर कोई इनको बहुत ग्लोरीफाई करता है तो ग्लोरीफाई करना बंद कर दो। ये लोग ग्लोरीफाइड ठग्स हैं, ये लोग ग्लोरीफाइड चोर हैं, ये लोग ग्लोरीफाइड डकैट्स हैं। समझ में आ गया बात को, और कुछ भी नहीं है। हाँ। और मैं इसको बहुत ब्लंटली बोलना चाहता हूं, बिकॉज इट्स हाई टाइम इट शुड अंडरस्टैंड कि इनका रियल मोटिव क्या था, ठीक है। हाँ सर, क्लास 4 या 5 में भी थोड़ा सा वास्को द गामा के बारे में बताया था, तो बुक्स भी पढ़ा। अच्छा खासा सर, ऐसे मतलब तारीफ कर रहा था कि मतलब बहुत अच्छे एक्सप्लोरर थे। वो बहुत से किए थे, जीके में भी सर बताया गया था, बट एक्चुअली अभी जो हाँ, इन लोग को ऐसे जानते हैं ही ना, मैंने पता तो चला देखेगा है। ना, चैप्टर का नाम ही है द ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर ऑफ यूरोप। ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे ना वहां पे, स्टार्टिंग विथ इंग्लैंड, उसके नीचे फ्रांस, उसके नीचे स्पेन, पोर्टुगस, उसके नीचे ग्री है, माने ये जितने लोग भी थे, फ्रेंच, है ना, इन लोग सबका काम खाली यही था कि नया कंट्री को, नया एरिया को, नया लैंड को माने हंट करो। डिस्कवर मत करो, हंट करो, दैट इज द राइट वर्ड। इनका डिस्कवरी छोड़ के हंटिंग लिख देना चाहिए, देर वे हंटर्स, ठीक है। इंडिया में भी ये लोग आए और हम लोग इसी बुक में पढ़ेंगे, जब ये लोग इंडिया में आए तो इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड का 25% जीडीपी था। जब ये लोग गए तो हमारा जीडीपी वर्ल्ड का 1% से भी कम हो गया। तो क्या किया इन्होंने 190 साल में, पूरा लूट लिया हम लोग को, ठीक है। चलो, वास्को डिगामा आए और सबसे पहले उन्होंने गोवा कोस्ट को हिट किया। और पोर्टुगीज लोग, क्या नाम है, वहां पर इतना एस्टैब्लिशमेंट किया गोवा में। गोवा में एस्टैब्लिशमेंट करके उन्होंने क्या किया, वहां के जितने भी जो सेक्युलर थे लोग, माने जो भी रिलीजन्स थे, ठीक है, उनको क्या नाम है, उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना करना चालू किया उन्होंने, ठीक है। और जितने भी एक्स्ट्रा जो अलग रिलीजन थे उनको ये लोग हमेशा अंडरमाइन करते थे और उनको खत्म करने की कोशिश ये लोग करते रहे, ठीक है। उसके बाद वहां पर एक ट्रेडिंग पोस्ट बन गया, बेसिकली एक तो पोस्ट बन गया जहां पर मतलब इन्होंने अपना वहां पर राइट्स भी कर लिया कि कोई भी आदमी, कोई भी शिप अगर इंडिया आएगी तो वहां पर उनको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। देखो, उसके बाद अब एक आ गया ना, पोर्टुगीज आ गए, उसके बाद आ गया फ्रेंच, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे डच भी आ गया, डच इज हॉलैंड, ओके, हॉलैंड है, फ्रेंच है, ठीक है, और ये पोर्टुगीज है। तीन देखो यूरोपियन कंट्रीज तो यहाँ पर पहले ही आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन डच को हमारे लोकल रूलर ने हरा दिया था, ठीक है, ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री था जिसको हमारे लोकल रूलर ने हराया था, एट कोला शेल, ठीक है। उसके बाद कार्नेटिक वॉर्स हो गया, ठीक है, आउटब्रेक ऑफ कार्नेटिक वॉर्स। नाउ व्हाट इज कार्नेटिक वॉर्स? कार्नेटिक वॉर्स अब इज बेसिकली वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है। माने दो यूरोपियन पावर, लेकिन दे आर फाइटिंग इन इंडियन कोस्ट। इंडिया का जो कर्नाटक एरिया है वहां पर ये लोग फाइट कर रहे हैं, इंग्लैंड और फ्रांस। तुमको मालूम है इंग्लैंड और फ्रांस के संग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कि ये दोनों ही चोर हैं। आई एम टेलिंग यू ओपनली कि दोनों ही ये ठग्स हैं, ठीक है। दे वांटेड टू जस्ट हंट डाउन द लैंड। तो इन्होंने पूरी दुनिया में झगड़ा किया।
क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस सबसे ज्यादा लोगों को मैंने एरिया को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। जब वो लोग इंडिया में आए तो उनका आपस में वॉर हो गया। ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड ने फ्रांस को हरा दिया अल्टीमेटली। ठीक है। और फिर इंग्लैंड ने इंडिया पे कब्जा कर दिया। ठीक है। फिर 1757 में नवाब उद्दौला जो थे ठीक है, उनको क्या नाम है, बैटल ऑफ पलासी में 1757 में ब्रिटिश ने हरा दिया। और 1757 के बाद ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल हो गया इंडिया के ऊपर में। ठीक है। तुम देखो इंग्लैंड ने कंट्रोल किया हमारे ऊपर 1757 में, और हमको आजादी मिली 1947 में, है ना। तो 190 ईयर्स इन लोग ने रूल किया हम लोग के ऊपर। ठीक है। उस बीच में देखो यहां पर क्या हुआ। 1757 में ये लोग आए इंडिया में, और 1770 में इंडिया में फमीन हुआ। ठीक है। फेमीन का मतलब जहां खाने को भी नहीं है। ठीक है। मतलब ओ, खाने को लोग तरस गए, लोग मरने लगे खाने के लिए। तुम लोग सोचो, जिस कंट्री में मेन ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है, जहां के लोगों को खाली एग्रीकल्चर ही आता है, माने सबसे अच्छा काम एग्रीकल्चर ही करते हैं। आज भी इंडिया में तुम देखेगा तो अराउंड 40 से 50% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है। बहुतों का 50% इंडिया में आज भी एग्रीकल्चरल लैंड है, और इंडिया का लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो जिस देश का काम ही खाना उगाना है, उस देश के लोगों को भूखा मार दिया, ये है तुम्हारा इंग्लिश गवर्नमेंट। और ये लोग अपने आप को बोलता है हम लोग सिविलाइज कर रहे हैं लोगों को, हम लोग बारबरिक लोगों को इंसान बना रहे हैं। ठीक है, ये इन लोग का बोलना है। ठीक है। मैं तो जब पढ़ता हूं या मैं किसी को पढ़ाता हूं तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि आप कितने ट्रेचरस हो सकते हो, आप कितने क्रूअल हो सकते हो, कि जिस देश के लोग खाना उगाते हैं, उस देश के लोगों को आप भूखा मार दे रहे हो। तो आपका लेवल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, सोच के देख लो। ठीक है। तुमको अगर कोई बोले कि भैया सऊदी के लोगों के पास खाने का कमी था, कोई हमको बोले कि भैया दुबई में यूएई में खाने का कमी था, तो एक बार मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड का कमी है। इंडिया में खाने का कमी कैसे हो सकता है? बंगाल में खाने का कमी कैसे हो सकता है? बंगाल में तो राइस पैदा होता है। नहीं समझा आपको? तो जिस देश में राइस पैदा होता है, वहां के लोग भूखे तो नहीं मर सकते, लेकिन वहां के लोगों को भी इन्होंने भूखा मार दिया था। ठीक है। तो ये हाल था हम लोग के यहाँ पे इन्होंने किया। ठीक है। उसके बाद इन्होंने चालू किया अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस। अलायंस सिस्टम का मतलब क्या था? अंग्रेज इतना चालू थे, और थोड़ा सा गलती हम लोग का भी था, हम लोग भी थोड़े बेवकूफ थे। ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, मान लो दो राजा है, ठीक है, यहाँ पे दो किंग्स है, ठीक है, किंग ए और किंग बी। ओके। सपोज कर लो दिस इज किंग ए, ठीक है, और दिस इज किंग बी। ठीक है। ना अंग्रेज क्या करता था, अंग्रेज बोलता था कि चलो, पहले यहां पर आ गया ब्रिटिश। ठीक है। ओके। ब्रिटिश लोग क्या करता था, इन लोगों को बोलता था चलो मैं तुमको सपोर्ट करता हूं, ठीक है, मैं तुमको सपोर्ट करूंगा इसको मारने के लिए। समझ में आया बात को? तो इस राजा के संग दोस्ती कर लिया इस राजा को मारने के लिए। अगर ये राजा एलिमिनेट हो गया, तो उसके बाद तो ब्रिटिश ज्यादा पावरफुल हो गया ना। हाँ समझ में आ सर। रहा बात को? ये लोग ने बी को मारा ब्रिटिश के हेल्प से। ओके। ब्रिटिश एलिमिनेट हो गया, तो माने ब्रिटिश का हाँ भी तो एक दुश्मन कम हो गया। अब इसके बाद ब्रिटिश क्या हाँ किया, इनको भी एलिमिनेट कर दिया। समझ में आ गया बात को? और दोनों को हथिया लिया। जैसे हम लोग की एक तो कहानी है ना, दो दो बंदर और एक बिल्ली। नहीं, हाँ, दो नहीं बिल्ली और कुत्ता एक और बंदर, बिल्ली की। ऐसे कोई। हाँ। ना ना, कुत्ता और बिल्ली की लड़ाई में बंदर मतलब लेके भाग गया। नहीं, कुत्ता बिल्ली नहीं है, दो बिल्ली थी शायद। दो दो कैट्स की लड़ाई में मंकी था या कुछ ऐसी कहानी था ना, वो सबकी रोटी छीन लेता वो, कुछ वही कहानी था ना। हाँ, तो वैसे ही ये नहीं लोग सर, ने भी वो काम किया, कुत्ता इन्होंने बिल्ली का है। अलायंसेस बनाए। ठीक है। एक राजा को बोला मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा, तू उस राजा को मार। और हम लोग भी आपस में इतना, हम लोग ने ये नहीं सोचा कि ब्रिटिशर आउटसाइडर है। हम लोग को सोचना चाहिए था ना भाई, ए और बी में झगड़ा है तो भैया घर की बात है, घर के अंदर का झगड़ा है, आप बाहर वाले को इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? पर इन्होंने बाहर वाले का इन्वॉल्व करने के चक्कर में क्या है, हमारा दोनों घर ही चला गया। समझ में आ गया बात को? उसके बाद एक बहुत बड़ा मिथ यहां पर इंडिया में यह है कि वेस्टर्न एजुकेशन या इंग्लिश पढ़ना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मकौले जो है वो लर्निंग पॉलिसी लेके आया, उसने इंडियंस लोग को इंग्लिश पढ़ाई। इंग्लिश क्यों पढ़ाई, कभी सोचा है? हमारे लोगों को आज भी लगता है ना कि अगर मेरा बेटा इंग्लिश में पोयम बोलेगा, अगर मेरा बेटा इंग्लिश में बात करेगा, तो मेरा बेटा बहुत एजुकेटेड है, बहुत होशियार है। ऐसा कुछ भी नहीं था। मकौले ने इसके लिए इंग्लिश सिखाया कि जब वो लोग पेड़ काट के लेके जा रहे थे, तो उनको काउंट करना था कि कितना ट्रंक काटा, कितना पेड़ गाड़ी में ट्रेन में लोड हुआ। ठीक है। उनको हिसाब रखना था। अब उनको तो हिंदी आता नहीं है, तो उनको हिंदी नहीं सीखना पड़े इसके लिए उन्होंने इंडियंस लोग को इंग्लिश सिखाया।
कि तुम लोग सीखो 1 2 3 4 5 6, तुम लोग सीखो टेबल्स, ठीक है। टेबल वेबल सीख के, इंग्लिश सीख के वो लोग क्या करते थे, उनको क्लर्क की नौकरी देते थे। समझ में आ रहा है? और इंडियंस लोग बड़े खुश होते थे, मेरे बच्चे को इंग्लिश आ गया, मेरे बच्चे को, मेरा बाबू, मेरा बच्चा इंग्लिश सीखता है कि नहीं। तो ये सब जो कंसेप्ट है ना, मेरे को बड़ा ही रिडिकुलस लगता है, अगर आप सोचोगे कि ये एक्चुअली दिस वाज द रीजन हम लोग को एक्सप्लॉइट किया गया। आज भी तुम देखेगा, बहुत जगह तुम देखेगा, अरे हैव यू ईटन फूड, हमारे हमारे घर में देखेगा आजकल छोटा छोटा बच्चा होता है ना, क्लास केजी में, वन में जाता है, सब लोग उससे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। Don't talk like this. Sit down, listen, say hello to uncle. क्यों बोलना है यार ये सब? क्यों बोलना है? जय श्री राम बोलेंगे भाई, जय जिनेन्द्र बोलेंगे भाई, है कि नहीं? नमस्कार बोलेंगे भाई, है ना, जय हिंद बोलेंगे भाई, है कि नहीं? हम लोग को तो ग्रीट ही करना है ना। समझ में आ रही है बात को? इंग्लिश इज हाँ सर। ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और इंग्लिश से खाली आसान बात ये हो गया कि वर्ल्ड में ज्यादा कॉमन लैंग्वेज है तो हम लोग को आती है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर भूल जाएंगे। इन लोग ने हम लोग को इंग्लिश सिर्फ इसके लिए सिखाया कि हम इनके काम आए, ये हमारे काम नहीं आ रहे थे। समझ में आ रही है बात को? हाँ सर। उसके बाद इन्होंने लाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन लैप्स तुमको पता है क्या है? नहीं सर। देखो, अंग्रेजों का मेन काम खाली ये था कि इंडिया के जितने भी राजा हैं उन लोग को हरा दो, उनका किंगडम को छीन लो, उनके सारे रिसोर्स को छीन छीन के इंग्लैंड भेजो। आज जो इंग्लैंड में पैसा है ना, 90% पैसा लूटा हुआ ही है उनके पास, खुद का तो उनका कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया बात को? माने पूरी दुनिया को उन्होंने लूटा, पूरी दुनिया को उन्होंने कोलोनाइज किया, उनसे सब वहां का रिसोर्सेज लेकर आए, और वहां से ये लोग अमीर बने हैं। समझ में आ रहा बात को? तो अब ये लोग क्या किए कि मान लो कोई राजा है, ठीक है, उस पहले के जमाने में क्या होता था ना, अगर किसी राजा का बेटा नहीं होता था, ठीक है, माने उसका नेचुरल हायर नहीं होता था, तो वो लोग ताऊ का लड़का या चाचा का लड़का या भाई के लड़के को गोद ले लेते थे, है ना, अडॉप्ट कर लेते थे। अंडरस्टूड? मान लो एक तो राजा है, बहुत बड़ा राजा है, उसका किंगडम है, ठीक है, पर उसके खुद के बेटे नहीं है, ठीक है। तो वो क्या किया, अपने अपने जो छोटा भाई है उसके बेटे को गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया उसने, ठीक है। तो अब वो उसका बेटा हो गया बेसिकली, टेक्निकली, है ना। तो जब वो राजा मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो ये जो है, यहां पर एक तो डॉक्ट्रिन लेकर आया अंग्रेज लोग, उन्होंने बोला कि अगर आपका खुद का बेटा नहीं होगा तो हम अडॉप्टेड सन को राजा बनने नहीं देंगे, और आपके किंगडम को एनेक्स कर लेंगे, आपके किंगडम को अंग्रेज का किंगडम हो जाएगा। भैया, मेरा घर है, मेरा किंगडम है, मान लो मेरा बेटा नहीं भी है, तो मैं अपने भतीजे को दूंगा, ठीक है, मैं अपने भांजे को दूंगा, मैं अपने रिश्तेदार को दूंगा, मैं किसी को भी दूं, मेरा किंगडम है ना भाई, मैं तुमको क्यों दूंगा? लेकिन अंग्रेज क्या बोल रहा है, अगर आप नहीं देंगे, माने आपका अगर बेटा नहीं होगा तो हम आपका किंगडम छीन लेंगे। यही काम उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के संग भी किया था, ठीक है, अवध में भी किया उन्होंने, है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो लोग लेकर आए, और जिनका, जिन राजा लोग का खुद का बेटा नहीं था, उनका किंगडम छीन लिया। बॉटम लाइन ये है बेटा, कि इनको इंडिया का पैसा छीनना था, इनको इंडिया का रिसोर्सेज छीनना था, इनको इंडिया को लूटना था। जो इन्होंने लूटा, बड़े दबा के लूटा हम लोग को इन्होंने, 190 साल हम लोग को एक्सप्लॉइट किया। और आज भी ये लोग हम लोग को नीचा दिखाते हैं, ठीक है। माने हमारा पैसा खाकर, हमसे पैसा लेकर, हमारा लूटा हुआ पैसा लेकर बताते हैं कि हम गरीब है। अरे हम गरीब नहीं है, तुमने हमको लूट लिया। और आज भी, और आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है, और मैं बहुत प्राउडली बोलता हूं कि अब ये सिलेबस आया है जो इन लोग को एक्सपोज करता है। और एज अ टीचर, ये मेरा एक मेरा मेरा ये पूरा बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुम लोग को बताऊं कि हम लोग के संग एक्चुअली क्या हुआ, ठीक है। हम लोग कोई गरीब नहीं थे बेटे, हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, हम लोग का वैदिक कल्चर बहुत अच्छा था, हमारा वैदिक मैथ्स बहुत बढ़िया था, हमारे जो कैलकुलेशन है, जो हमारे वेदास में लिखे हैं, वो आज तक मैथमेटिकली बहुत करेक्ट है, वेरी नियर टू द आज का जो नंबर है, मेरे को तो उस पर डाउट है, उनके नंबर पे डाउट नहीं है, पर आज का जो नंबर है उस पर मेरे को डाउट है। लेकिन हमारा वैदिक कैलकुलेशंस और हमारे जो अभी जो हमारा एआई कैलकुलेशन या जो भी हमारा डिजिटल कैलकुलेशंस है, दे आर वेरी नियर, ठीक है। हमने पाई का कैलकुलेशन कितने साल पहले कर लिया था, हमने डिस्टेंस ऑफ अर्थ और सन बहुत साल पहले बता दिया था। और हमारे वेदास के अंदर में ऐसी ऐसी चीज है जो कि अभी तक हम लोग डिस्कवर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एक तो विमाना, विमाना बोलकर तुम मालूम है, विमाना शास्त्र, एक शास्त्र है हमारा विमाना। विमाना का मतलब होता है एरोप्लेन, ठीक है। अभी उसको डिकोड किया जा रहा है यूजिंग एआई, ठीक है। और उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया विमान के जो टेक्नोलॉजी थी उसमें पूरी दुनिया से आगे था।
उसको अभी एआई डिकोड कर रहा है, उसको पता लगाने की कोशिश कर रहा है। सैडली इनफ ये सारे हम लोग को टेक्स्ट किसी इंडिया के बाहर जाने नहीं चाहिए थे, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है। पर ये टेक्स्ट बाहर के लोग ले गए हैं, ठीक है। बहुत सारे टेक्स्ट तो अंग्रेज चुरा के ले गए, ठीक है। इसके नाम पर कि हम इसको स्टडी करेंगे। और सबसे हिपोक्रेट सिस्टम क्या है मालूम है अंग्रेज लोग का? वो लोग पूरी दुनिया को क्या बोलता है मालूम है? वो लोग पूरी दुनिया को बोलता है कि वर्ल्ड में सब लोग बार्बरिक थे, वर्ल्ड में सब लोग अनएजुकेटेड थे, वर्ल्ड में सब लोग अनकूथ थे, गंवार थे, ठीक है, माने एकदम जंगली जानवर थे, हमने उनको सिविलाइज किया। ये उनका बोलने का मतलब है। तो भैया अगर तुमने हमको सिविलाइज किया तो वेदा क्या तुम्हारे चाचा ने लिखा है? हाँ, तुम्हारे चाचा आके लिख कर गए वेदास। और वेदा तो ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत बात है, वेदा तो है, उसका तो प्रमाण है ना, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्वा वेदा, है ना, उपनिषद, ये सब तो है। तो कौन लिखा है? वो अंग्रेजी में तो नहीं लिखा हुआ भाई, ठीक है। और वो सब लिखा हुआ है 5,000 साल पहले, ठीक है। अगर आज से हम कैलकुलेट करेंगे तो करीब 1500 से लेके 2500 बीसी में हम लोग को हड़प्पन कल्चर मिला, ठीक है। वो कल्चर तुम्हारे चाचा ने बनाया था, ठीक है। आज भी तुम देखेगा उसके अंदर में जो हमारा ग्रेट बात है, जो ग्रैनरी है, वो तुम्हारे अंकल ने बनाया, ठीक है। आयरन पिलर एंड मेहरोली तुम्हारे किसने, अब्बा ने बनाया वहां पर? किसने बनाया है सब चीज? तो ये इंडियंस लोग ने बनाया ना। तो अगर हम लोग को इतना ज्ञान था तो हम बारबरिक कैसे हो गए? तुम इंडिया में आए कौन से ईयर में? तुमने इंडिया पे कब्जा किया 1757 में, ठीक है। मतलब आज से अगर देखा जाए तो करीब 250 साल पहले तुम आए और तुम हमको सिविलाइज करोगे, हैं? तुम हमको बताओगे संस्कृत इज द ओरिजिनल, संस्कृत इज द ओरिजिन ऑफ सो मेनी मदर लैंग्वेज, कितनी सारी लैंग्वेज संस्कृत से निकली है। संस्कृत तुमने बनाई थी, तुमको आता है संस्कृत? तुमको तो संस्कृत नहीं आता भाई। तो गंवार तो तुम हुए ना कि तुमको संस्कृत नहीं आता। हम कैसे हो गए? नहीं समझ में आ रहा बात को? तो ये जो मिथ है कि अंग्रेज हमको सिविलाइज कर रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और जितनी जल्दी ये बात हम समझ जाएंगे और जितनी जल्दी हम अपने अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को वापस से अडॉप्ट करना चालू करेंगे, उतने बड़े मालूम पड़ेगा कि हम कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है। आज हमारे बच्चों को संस्कृत नहीं आती, विच इज वेरी सैड। मेरे को तो लगता है संस्कृत को एकदम कंपलसरी सब्जेक्ट कर देना चाहिए फॉर एवरी इंडियन स्कूल, करना ही चाहिए। आप संस्कृत को अगर कंपलसरी कर दिए और बच्चों को आप संस्कृत सिखा दिए तो उस संस्कृत के वो बच्चा कम से कम तो 10-12 लैंग्वेज और सीख जाएगा, बिकॉज संस्कृत इज द बेस ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। समझ में आया बात को? मेरे को खुद नहीं आती संस्कृत, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि हम लोग के टाइम पे थी नहीं। एंड आई एम वेरी वेरी, मेरे को बहुत दुख है। मैं सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा कम है तो मुझे टाइम लग रहा है। बट आई एम लर्निंग, मैंने चालू कर दिया है, करीब 3 महीना हो गया मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है बट आई विल डू इट। एंड आई एम वेरी वेरी, समटाइम्स आई फील वेरी डिप्रेस्ड कि मुझे बचपन में संस्कृत सिखाते ना, आई वुड हैव बीन अ हैप्पियर पर्सन। समझ में आया बात को? तब मैं कितना सारा टेक्स्ट पढ़ पाता, सोचो कितने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ पाता। आगम तो जैन है ना, आगम तो जैन है, मैं भी जैन हूँ, आगम भी जैन है, ठीक है। तो हम लोग के तो जैन शास्त्र में, हमारे जैन स्क्रिप्चर्स जो तुम मंदिर में देखेगा उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है। तो बिकॉज वी डोंट नो संस्कृत वी कैनॉट रीड दो स्क्रिप्चर्स। अंडरस्टूड? चलो, लास्ट में हम लोग देखेंगे ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। तुम देखो अंग्रेज इंडिया में आए थे 1750, आ तो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया 1757 में। माने 1757 में ऑफिशियली इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गया था, ठीक है। देखो ग्रेट ब्रिटेन के अंडर नहीं आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आया था। माने ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी था जो धंधा करने आया था, और उसने इंडिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। उसके 100 साल बाद, एग्जैक्टली 100 ईयर्स के बाद, इंडिया ने रिवोल्ट कर दिया था। एक तो सिपाही म्यूटिनी हुआ था यहाँ पर, ठीक है, जिसके बारे में अपन को 10 में आईसीएसई में पढ़ाते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857, एक अच्छा खासा चैप्टर है वहां पर, ठीक है। तुम लोग के भी सीबीएसई में पढ़ाएगा द रिवोल्ट ऑफ 1857, और बहुत अच्छे से पढ़ाएगा सीबीएसई में, आई एम श्योर, ठीक है। इसमें हमने अंग्रेजों के खिलाफ रिबेल कर दिया था। मेरे को सबसे हंसी की बात जानता क्या लगता है, सबसे अजीब बात क्या लगता है, कि इंग्लैंड का कंट्री देखो और इंडिया की कंट्री देखो, है ना। इंग्लैंड का पॉपुलेशन देखो और इंडिया का पॉपुलेशन देखो। जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन जिसको हम लोग बोलते हैं ना, माने माने एक्चुअली वो एक आइलैंड है, ठीक है। उस आइलैंड के अंदर में खाली ब्रिटेन एक कंट्री नहीं है, और भी है, जैसे स्कॉटलैंड है, वेल्स है ना। ये सबको जब हम जोड़ देते हैं, आयरलैंड है ना, आयरलैंड, ये सब कंट्री को जोड़ देते हैं तब ग्रेट ब्रिटेन बनता है। उसमें एक कंट्री है इंग्लैंड। समझ में आ रहा बात को? ना हो, उस इंग्लैंड कितना सा है, माने हमारा तो, मेरे ख्याल से इंग्लैंड तुमको बोले तो हमारा जो इंडिया का जो बहुत छोटा स्टेट है ना, जैसे गोवा, अगर गोवा का बात कर ले, या यूनियन दिल्ली, दिल्ली का बात कर, दिल्ली से भी, दिल्ली के बराबर ही होगा इंग्लैंड। समझ में आ गया? और इंग्लैंड का जो, इंडिया का जो दिल्ली का पॉपुलेशन है वो इंग्लैंड से ज्यादा होगा।
तो तुम सोचो कितने ही सोल्जर होंगे जो इन्होंने हमको कैप्चर कर लिया। माने अगर हम लोग देखा जाए रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 1:100 का रेशियो या ज्यादा रेशियो होगा। तो कैसे इन्होंने हम लोग को हरा दिया, कैसे इन्होंने हम लोग को कंट्रोल कर लिया, सोचो। 10 माने एक अंग्रेज सोल्जर के ऊपर में 1,000 इंडियन सोल्जर है, फिर भी हम उनसे डर रहे हैं। तो हम बेवकूफी हुए ना भाई, नहीं समझे आपको। लेकिन हाँ सर। 1857 में एक टाइम आया था जब हम इंग्लिश को ओवर पावर कर सकते थे, उनको हम आउट थ्रो कर सकते थे। लेकिन वो जो मूवमेंट है अच्छा मूवमेंट हुआ, लेकिन उस मूवमेंट में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। हम ब्रिटिश को 1857 में बाहर नहीं भेज पाए, उल्टा इंडिया फिर ब्रिटेन के अंडर में आ गया। माने पहले इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था, 1857 के बाद डायरेक्टली हम लोग इंग्लैंड के अंडर में आ गए। माने वी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ अ कंट्री। पहले वी वेर अंडर अ कंट्रोल ऑफ अ ट्रेडिंग फर्म। अंडरस्टूड। सोचने वाली बात है ये कि एक तो धंधा करने वाला जो कंपनी होता है वो हम लोग को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ गया। हाँ, दे हैड परमिशन फ्रॉम द क्वीन, बट वी वेर नॉट डायरेक्टली अंडर द क्वीन। ओके, समझ में आ गया। 1857 के बाद हम डायरेक्टली क्वीन के अंडर में आ गए, उनके ऑर्डर के हिसाब से हम चलने लगे। एंड थैंकफुली हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कारण, ठीक है, हमारे ग्रेट 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 फ्रीडम फाइटर्स, उनके विजन के कारण, ठीक है, उनकी लड़ाई के कारण, उनके सबके उनके बलिदान के कारण हम लोग को 1947 में फ्रीडम मिल गया। और आज हम लोग यहाँ पर शांति से बैठे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन दुख का बात यह है कि इतने साल के बाद हम लोग का सिलेबस थोड़ा सा ठीक से चेंज हुआ है, और अब हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला है अपना पूरा हिस्ट्री को पढ़ने के लिए और जानने के लिए। ठीक है, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है, तो ये तुम्हारा शॉर्टकट में पूरा चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, लास्ट में ब्रिटिश रूल, एंड ऑफ कंपनी रूल खत्म हो गया और ब्रिटिश राज हम लोग का चालू हो गया। समझ में आया ना। एक तो क्वेश्चन है यहां पर, यहां से हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। व्हाट इज कलोनियलिज्म, चलो पढ़ो। व्हाट इज कलोनियलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको Uh, पढ़ो। colonialism is a practice by which one country establishes political, economic, and cultural control over another country or region and exploits its resources for its own benefit. देखो, अब ये इंडिया है, इसको मैं थोड़ा डायग्रामेट्रिकली समझा दूं। ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया को कंट्रोल कर रहा है अंग्रेज। ठीक है, इंडिया को कंट्रोल कर रहा है अंग्रेज। ठीक है, जिसमें वन कंट्री एस्टैब्लिशेस पॉलिटिकल, मतलब अब वो हमारा पॉलिटिक्स कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक्स कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा कल्चर कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा कंट्रोल कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, हमको लूट रहे हैं और हमारा रिसोर्सेस को अपने घर लेकर जा रहे हैं और जेंटलमैन बन रहे हैं। बताइए, माने एक आदमी अगर एक आदमी का पॉकेट मार लेना तो हम लोग उसकी जिंदगी हराम कर देते हैं कि कितना बड़ा चोर है, पॉकेट मारता है। कोई आदमी तुम्हारे पर्स से 100 रुपया निकाल ले, ठीक है, तुम अपने स्कूल में गए, स्कूल में किसी बच्चे को भूख लग रहा था, उसने तुम्हारा पेंसिल मैंने तुम्हारे बैग से 10 रुपया निकाल लिया, तुम लोग उसको जीवन भर के लिए चोर ब्रांड कर देते हो। ये हमारे देश मराए, इन्होंने हमारा पॉलिटिक्स कैप्चर किया, इन्होंने हमारा इकोनॉमिक्स कैप्चर किया, इन्होंने हमारा कल्चर कैप्चर किया। 190 साल तक हम लोग को सिस्टमैटिकली लूटा, और इनकी बेशर्मी देखो, अभी भी ये हमारे सामने सीना तान के खड़े हैं और अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते हैं, हमको बारबरिक बोलते हैं। ऐसा कौन सा चोर है, माने कितने बेशरम चोर हैं ये लोग। ठीक है, इनको शर्म नहीं आता है। मेरे को तो बड़ा बड़ा अजीब लगता है यार। तुम अगर किसी का सपोज कर लो, अगर हमारे दुनिया में अगर बाई चांस तुमने कभी किसी का पैसा चुराया हो, भगवान ना करे, ठीक है, कभी तुमने किसी का कुछ अगर 10 रुपए भी ले लिया, और वो आदमी अगर तुम्हारे सामने आ जाता है तो तुम्हारा शर्म से आंख नीचे हो जाता है ना। मैंने तुम उसको बताते हाँ। नहीं हो, लेकिन एक तो होता है ना गिल्ट फीलिंग होता है, यार इसका मैंने टिफिन खा लिया था, यार मैंने इसकी पेंसिल ले ली थी एक बार, है ना। एक गिल्ट होता है, आंखों में एक शर्म होती है, इनको शर्म ही नहीं है। इन लोग को शर्म ही नहीं है, मतलब इतने बेशरम है। अगर आप इंग्लैंड जाइएगा ना तो वहां पर जितनी भी आपको सीढ़ियां दिखेंगी वो सब इंडिया की लकड़ी से बनी हुई है। तुम देखिएगा जितना भी चर्च का बना हुआ है, जितना भी वुडन वर्क है, वो सारी लकड़ी इंडिया से गई हुई है। और उस पर ये लोग प्राइड फील करता है। यहां तक कि सन टेम्पल का दरवाजा उठाकर ले गया ये लोग, बताइए। हाँ। बताइए। यहां तक कि माने जो हम लोग के स्तूपा थे ना, जो हम लोग के बुद्धिस्ट लोग ने स्तूपा बनाया था, उसका हाँ, दरवाजा, लकड़ी का फ्रांसिस फूफा। दरवाजा निकाल निकाल के ले जाकर अपना ड्राइंग रूम में लगा रहा। कितने बेशरम हो यार तुम लोग, तेजस्वी शर्म ही लॉली। नहीं है इन लोगों को। तो कॉलोनियलिज्म बेसिकली मतलब क्या होता है, कॉलोनियलिज्म मतलब एक एक छोटा सा, जो कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को जाता है,
उस कंट्री को बेवकूफ बनाता है, उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कल्चर को चेंज करता है, वहां का रिसोर्सेज लूटता है, अपनी कंट्री में लेके चला जाता है, और फिर बोलता है आई एम जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बाउ टू द क्वीन, और बोल रहा क्वीन के सामने झुको, ये हमारे चोरों की सरताज है, इनके सामने झुको, एंड एवरीबडी इज बॉइंग इन फ्रंट ऑफ द क्वीन, कि देखो इन्होंने सिखाया हमें चोरी करना, आज इनके टैलेंट की वजह से कोहिनूर भी हम लेकर आ गए हैं, आपको झुक कर सलाम करना होगा, वाओ। मैंने हाइड्स ऑफ हिपोक्रेसी इज इंग्लिश, समझ में आया? चलो, व्हाई डिड यूरोपियन कंट्री एंगेज इन कोलोनिज्म? उनको नया मार्केट चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था, ट्रेड रूट्स चाहिए था, पॉलिटिकल पावर चाहिए था, रिलीजियस कन्वर्जन करते थे, ग्लोबल इन्फ्लुएंस चाहिए था। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस करना है तो काम कर लो ना भाई, लूटने का क्या जरूरत है, चोरी करने का क्या जरूरत है? पर ये लोग चोरी करते थे। समझ में आया बात को? ये सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने तुमको सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये तुम लोग को ऐप में भी मिल जाएगा, अगर ऐप से लेना है तो वहां से भी ले सकता है। ओके, चलो, why is the period from 15th century called the age of colonialism? It is called the age of colonialism because European nations such as Britain,